है वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोग मुकुलन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 1 जीवों में जनन, जिसमें वो लैंगिक का तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं विखंडी जनन। तो सबसे पहले हम जानेंगे विखंडी जनन का मतलब क्या होता है। विखंडी शब्द का ही अर्थ होता है खंडित हो जाना, दो भागों में खंडित हो जाना, तो उसे ही विखंडी जनन कहते हैं। जब बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं या खंडित हो जाते हैं तथा टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं तो उसे विखंडी जनन कहते हैं। जैसे कोई एक प्रकार की ये क्या है, जीव है। मान लो कोई एक प्रकार की पादप की संग की कोई जीव है, ये है इस प्रकार के कोई जीव है, ये जीव है। ये जीव जो है ये कई गांठे से मिल रही है। ये गांठे से के स्थान पर से टूट करके इस प्रकार से ये टूट गए। ये टूटने के बाद ये क्या हो जाएगा, नए जीव का निर्माण कर देगा। किसका करेगा, नए जीव का, नए जीव का निर्माण कर देगा। इस प्रकार से जो जीव का निर्माण होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, विखंडी जनन। ये किस में मिलता है ऐसा जनन, एस्पायरोगायरा यूलोथिकस में मिलता है ऐसा। और जिस प्रकार से हम लोग घर में देखे होंगे, कुछ बूढ़ पुराण बोलते हैं, जो ये होते हैं ना गृहपात से, गृहपात का जो पौधा होता है उसी का सेम आकार का ये होता है, सेम जैसा होता है, सेम वही होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल नाम से एस्पायरोगायरा बोला जाता है, परंतु हम लोग देहाती भाषा में उसको बोलते हैं गृहपात। ये होते हैं। ये थे क्या, विखंडी जनन। उसके बाद आता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध मतलब पुनरुद्ध मतलब क्या है, पुनः निर्माण हो जाना। पुनरुद्ध मतलब होता है पुनः निर्माण हो जाना, मतलब भवन उसका क्या हो जाना, निर्माण हो जाना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पुनरुद्ध भवन बोलेंगे। कहता है किसी कारणवश जब कोई जीव टुकड़ों में टूट जाता है और टूटे हुए प्रत्येक जीव एक नए जीव का निर्माण करता है तो उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे कोई क्या है, एक प्रकार के एग्जाम्पल में दे रखा है क्या, प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया जो होते हैं, प्लेनेरिया की संरचना इस प्रकार की होती है। प्लेनेरिया की संरचना इस प्रकार से होती है और इस प्रकार से यहाँ दो आँख एक समान संरचना निकलती है। तो इसकी कोई भाग को अगर खंडित कर दिया जाए, इस प्रकार से कोई भाग को ये खंडित कर दिया जाए, इसके टूटे हुए भाग से भी क्या निकल जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। और कहा जाता है कि जीवों में जो आँख की उत्पत्ति हुई है वह प्लेनेरिया के ही आँख से उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले प्लेनेरिया जीव में ही आँख पाया गया था। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले प्लेनेरिया में ही आँख को देखा गया था और इसी आधार पर दूसरे जीवों में आँख की क्या हुआ, विकास हुआ। और देखा जाए तो सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन जो मिलता है यही प्लेनेरिया में मिलता है, कि कोई भी अंग को काट दो, कोई भी भाग को काट दो, उससे नए जीव का निर्माण कर ले। कोई भी अंग को काट दो, कोई भी भाग को काट दो, उससे क्या होगा, नए जीव का निर्माण होता है। अच्छा, ये हो गया ये पुनरुद्ध भवन। हमारे शरीर में पुनरुद्ध भवन सबसे ज़्यादा किस कोशिका में मिलता है या किस अंग में मिलता है, तो देखा जाए तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो होता है वह मिलता है, कि वह किस में होता है, तो वह होता है लीवर। क्या होता है, लीवर होता है, यानी यकृत। क्या, अकृत। हमारे अंदर यकृत होता है, लीवर होता है, आंतें होती है, उसमें क्या होती है कि कोशिका पुनरुद्ध भवन अधिक होता है। क्या होता है, पुनरुद्ध भवन अधिक होता है। और सबसे कम हमारे शरीर में किस भाग में होता है, कोशिका विभाजन कम होता है, तो वो होते कौन, हमारे शरीर में ब्रेन यानी दिमाग। क्या होते हैं, दिमाग। दिमाग में जो होता है पुनरुद्ध भवन नहीं होता है। इसलिए देखा होगा किसी को अगर दिमाग में चोट लग जाए
दिमाग ऊपरी में, कपाल में नहीं, दिमाग जो होते हैं कपाल के अंदर व्यवस्थित होते हैं, मांसपेशियों के अंदर। अगर उसमें चोट लग जाए तो आदमी वह बच नहीं पाता, काहे कि दिमाग की नसें जो होती है, नसें में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिस कारण से वह आदमी बच नहीं पाते हैं। और उसमें ये भी क्षमता नहीं होती है कोशिका विभाजन करके पुनः उसको क्या मरम्मत कर ले, ये क्षमताएं उसमें नहीं होती है। तो पुनरुद्ध वफन किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में और हाइड्रा में। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध वफन कहाँ होता है? तो लीवर में। और सबसे कम कहाँ? तो हमारे मस्तिष्क के कोशिका में। उसके बाद पचमा है जीवाणु जनन। क्या है? यानी जीवाणु जनन का, सॉरी जीवाणु नहीं, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है और बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है? देखो, जब कोई जीव क्या होता है, बीज के द्वारा जनन करते हैं। किसके द्वारा? बीज के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे? बीजाणु जनन। तो कह रहा है कि कुछ जीवों के सिरे पर बीजाणुधानी बनते हैं, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणुधानी का मतलब, धानी उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें कि बीज, किसी भी चीज़ को रखा जाता है। तो अब बीजाणुधानी, इस धानी के अंदर क्या रखा होगा? बीज, बीजाणु रखा होगा, इसीलिए इसे बोला जाता है, या बीजाणु का निर्माण होता होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है बीजाणुधानी, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु को अनुकूल परिस्थिति मिलने पर नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसे ही बीजाणु जनन कहते हैं। जब बीजाणु, जो एक पौधे हैं, इस पौधे के ऊपर एक क्या मिल गया आपको? एक सिरा मिल गया। मान लो कि एक पौधा है, इस प्रकार से यहाँ बीजाणुधानी है, एक पौधा है, इस प्रकार से बीजाणुधानी है। तो ये बीजाणुधानी के अंदर क्या है? बीजाणु है। क्या है? बीजाणु है। क्या है? बीजाणु है। अब ये बीजाणु को अनुकूल परिस्थिति मिलेगा तो ये क्या होगा? ये बीजाणु फट जाता है और उससे बीजाणु जमीन पर आ जाता है, और ये बीजाणु क्या होते हैं? जनन कर लेते हैं। तो बीजाणु का आकार कैसा होता है, संरचना कैसा होता है? एक मोटी भित्ति से बीजाणु जो होता है गोलाकार होता है और मोटी भित्ति से सुरक्षित रहता है। बीजाणु जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु। चल बीजाणु, जिस बीजाणु में गति होते हैं या चल सकते हैं, उसे चल बीजाणु कहते हैं। जिस बीजाणु क्या होते हैं? गति होते हैं, जो चल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? चल बीजाणु कहते हैं। परंतु जैसे देखा, चल बीजाणु, जैसे इसमें क्या होते हैं? कसा, ये एक प्रकार के बीजाणु है, इसमें क्या होते हैं? कसाभिका होते हैं। क्या होते हैं? कसाभिका होते हैं। और ये कसाभिका की मदद से ये क्या बीजाणु चल बने गति कर सकते हैं। और जैसे मानव क्या थे? शुक्राणु, मानव में भी जो युग्मक होते हैं वह शुक्राणु होते हैं, वह भी गतिशील होते हैं, चल होते हैं। तो इस प्रकार से पादप में क्या होते हैं? ये चल बीजाणु होते हैं। अब देखो वो क्या हो गया? ये चल बीजाणु। जैसे हो गया एग्जाम्पल में हो गया क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये क्लेमाइडोमोनास है। क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। इसको हम बोलते हैं कसाभिका। कसाभिका, इसको क्या बोलते हैं? कसाभिका बोलते हैं। तो ये होते हैं क्या? चल बीजाणु का एग्जाम्पल। उसके बाद है अचल बीजाणु। किसे कहते हैं? जिस बीजाणु में गति नहीं होता है तथा चल नहीं सकते हैं, उसे अचल बीजाणु कहते हैं। जिस बीजाणु में गति नहीं होता है, चल नहीं सकता है, उसे क्या बोलते हैं? अचल बीजाणु। इसे हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल में क्या लिखा है? पेनिसिलियम। इसमें जो जिसका जो बीजाणु होता है वह चल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से पेनिसिलियम की संरचना होती है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। और इस पर ये जो होते हैं, इस प्रकार से ये क्या होते हैं? इसकी बीजाणु क्या होती है? अचल होती है। क्या होती है? अचल होती है। उसके बाद अब आता है छठे नंबर। छठे नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो कायिक प्रवर्धन जो होता है, जो कायिक काट के विधि द्वारा हम क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं। तो कहता है कि जनन की वह विधि जिसमें पौधे के पुष्प को छोड़कर
अन्य किसी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई बीज फल का बीज का निर्माण होता है पुष्प से, परंतु उस पुष्प को छोड़ करके किसी अन्य भाग जैसे पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना से नए पौधे का विकास हो जाता है, तब उसे हम बोलते हैं क्या? कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? तो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, और एक क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव। तो अब आता है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? जब पौधे के जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, तब उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। अब देखो, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन निम्न भागों द्वारा होता है, जैसे जड़ हो गया, तना द्वारा हो गया, पत्तियों द्वारा हो गया। तो जड़ द्वारा देखो, कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। कुछ जड़ें होते हैं उसमें क्या होता है? अपस्थानिक। जो अपस्थानिक इस प्रकार से है, ये मान लो कि यहाँ एक जड़ है, ये क्या है? ये जड़ है। इस जड़ में क्या हो जाता है? अपस्थानिक कलिकाएं, इसी से कलिकाएं निकल जाती है। इसी से क्या निकल जाती है? कलिकाएं निकल जाती है। और यही कलिकाएं विकसित होकर के क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होता है? जड़ के द्वारा पौधे का विकसित हो जाता है, जिससे क्या होते हैं? विकसित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे में शीशम, डालिया, शकरकंद, ये सब क्या होते हैं? जड़ के द्वारा क्या होते हैं? विकसित होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है तना द्वारा। कुछ तना विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। कुछ तना क्या होगा? अपने आप में विकसित हो जाएंगे और नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार के तने नए पौधे में 2 प्रकार से विकसित होते हैं। इस प्रकार के जो तने होंगे वह नए पौधे में 2 प्रकार से विकसित होते हैं। एक तो भूमिगत तना द्वारा, एक अर्धवायवीय तना द्वारा। तो भूमिगत तना द्वारा, तो भूमिगत न सामान्य प्रतिकूल परिस्थिति में रूपांतरित तना के बाह्य भाग सूख कर नष्ट हो जाता है तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर उनके भूमिगत भाग से नए पौधे का विकास होता है। तो ये भूमिगत का मतलब हुआ समान प्रतिकूल परिस्थिति में रूपांतरित तना के बाह्य भाग सूख कर नष्ट हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति जब इसको मिलता है, तब यह क्या होता है? भूमिगत भाग पर नए पौधे का विकास होता है इससे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? भूमिगत तना। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे परकंद, इसका उदाहरण हो जाएगा क्या? अदरक, हल्दी आदि। ये तो भूमिगत तना के द्वारा क्या होता है? विकास होता है। आकंद, इसमें आ जाएगा आलू, ये तना से ही विकसित होता है आलू। धनकंद, ये हो गया ओल, यह भी क्या है? तना अपने आप में विकास कर जाते हैं। उसके बाद सलकंद, प्याज, लहसुन, यह भी तना अपने आप से क्या हो जाता है? विकास कर जाता है। उसके बाद है क्या? अर्धवायवीय तना, यानी आधे भाग पर। अर्धवायवीय तनाव की पार्श्व संधि पर पाए जाने वाले कलिकाएं विकसित होकर वायवीय भाग बनाता है। तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के। अंतः भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरिका वायवीय तना द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, अंतः मतलब अंदर की। कौन सी? अंतः मतलब अंदर की। तो अंतः मतलब क्या? अंदर की। यहाँ सॉरी, यहाँ लिखा गया है क्या? यहाँ आ गया है अंतः। अंतः भूस्तरी। तो अंतः भूस्तरी यह रंगीन वाले रूपांतरित होते हैं।
रंगीन वाले रूपांतरित भाग होते हैं और भूमि के क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे दूब घास, जैसे दूब घास, ये जो होते हैं इस प्रकार से, ये क्या होते हैं, दूब घास होते हैं। यहाँ ये इसमें क्या होते हैं, जड़े होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, जड़े होते हैं। तो इस प्रकार से दूब घास हो गया, खट्टी मिट्टी हो गया, ये क्या होते हैं, भूअस्तरीय होते हैं, अंतः भूअस्तरीय होते हैं, यानी भूमि के अंदर ये विकसित करते हैं क्षैतिज दिशा में। उसके बाद कह रहा है कि ऊपरी भूअस्तरीय, इसमें मुख्यतः तना ऊपर की ओर तिरछी वृद्धि करता है तथा भूमि के क्षैतिज दिशा में ऊपर की ओर तिरछी क्या करता है, विकास करता है। तो अब जैसे देखो कि इसका उदाहरण क्या है, पुदीना। तो आप लोग गाना तो जरूर सुनेंगे, पुदीना। तो ये देखो वही पुदीना है, इस प्रकार से ये गति करता है, इस प्रकार से क्षैतिज दिशा में, इस प्रकार से ये क्या करता है, पुदीना। तो ये पुदीना जो है और गुलदाउदी है, ये इसका उदाहरण है। ये ऊपरी भूस्तर यानी ऊपर भूमि के ऊपरी सतह पर ये उगते हैं और क्षैतिज दिशा में क्या करते हैं, यह गति करते हैं। तो इस प्रकार से हम आज इस वीडियो में हम कहाँ तक देख लिए, ऊपरी भूस्तारी, यानी अब बचा है इसमें क्या, तीसरा और चौथा। इसको हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को कृपया शेयर और कमेंट करें, ताकि जो भी गलतियां या त्रुटियां आपको समझ में नहीं आ रही है उसको अपने कमेंट्स में जवाब दें और हम उसका सॉल्यूशन निकाल करके आप लोग को जवाब देंगे।